इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। है जहां पर पेपर 1 है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, एंड पेपर 4 है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। जो आपका पेपर 1 है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके मॉड्यूल ए में है इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर्स, मॉड्यूल बी है इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, मॉड्यूल सी है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स, मॉड्यूल डी है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो आपका पेपर नंबर 2 है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जिसके मॉड्यूल ए में है जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस, मॉड्यूल बी है फंक्शंस ऑफ बैंक, मॉड्यूल सी है बैंकिंग टेक्नोलॉजी, मॉड्यूल डी है एथिक्स इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो पेपर नंबर 3 है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, इसके मॉड्यूल सी है यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। जो पेपर नंबर 4 है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, इसके मॉड्यूल ए में है रिटेल बैंकिंग, मॉड्यूल बी है रिटेल प्रोडक्ट एंड रिकवरी, मॉड्यूल सी है सपोर्ट सर्विसेज मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, मॉड्यूल डी है वेल्थ मैनेजमेंट, एंड मॉड्यूल ई है एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन्स। तो हम आपके लिए आज जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल सी है, और जो यूनिट है आपका वो है 27। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन है इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तीसरा फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। चौथा यहाँ पर फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स इन, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स इन इंडिया। पहला ऑप्शन है कि टू जनरेट, मेंटेन एंड प्रमोट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक इन द फाइनेंशियल सिस्टम। दूसरा है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तीसरा है टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल मार्केट आर इनएफिशिएंट, एंड चौथा है कि टू गिव ए पर्टिकुलर सेगमेंट एन अनफेयर एडवांटेज। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स इन इंडिया। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा नोट कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट इन द पब्लिक इन द फाइनेंशियल सिस्टम। हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में जहां तक की हम बात करें तो जो बैंक है उसके रेगुलेटर्स है आरबीआई, जो इंश्योरेंस है इसके रेगुलेटर्स हैं आईआरडीएआई, जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो हमारा पीएफ है प्रोविडेंट फंड, इसमें जो रेगुलेटर है वो है पीएफआरडीएआई, जिसको बोलते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी ऑफ इंडिया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो जो स्टॉक एक्सचेंज है, तो जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है इसके रेगुलेटर कौन है,
तो सेबी, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा टू जनरेट, मेंटेन एंड प्रमोट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक इन द फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following is a rationale behind prudent regulations in the financial system। rationale behind prudent regulations in the financial system। पहला ऑप्शन है to promote imprudence among the players, दूसरा of the public in the system, तीसरा है कि to ensure that financial market are both fair and efficient, तीसरा है, चौथा है to ensure that market participants do not measure up the rules of the marketplace। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फॉल बिहाइंड प्रूडेंट रेगुलेशंस इन द फाइनेंशियल सिस्टम। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल मार्केट आर बोथ फेयर एंड एफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। पहला ऑप्शन है बाय प्रोवाइडिंग एडेक्वेट टाइमली डिस्क्लोजर बाय द इंस्टीट्यूशंस, दूसरा है कि बाय डिनाइंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशंस बाय द इन्वेस्टर्स, एंड तीसरा है कि बाय प्रमोटिंग द इम्प्रूडेंस ऑफ द प्लेयर, एंड चौथा है कि बाय eroding confidence in the public in the system। इसका आंसर हो जाएगा बाय प्रोवाइडिंग एडेक्वेट टाइमली डिस्क्लोजर बाय द इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंश्योरिंग दैट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट आर फेयर टू द इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल regulators in ensuring that the financial instrument that are available to the interest of the market participants। पहला ऑप्शन है कि to give any particular segment an unfair advantage, दूसरा है कि to ensure that the market participants measure up the rules of the marketplace, तीसरा है to generate, maintain and promote confidence and trust of the public in the financial system, and चौथा है to ensure that the financial instruments are fair to the interest of the market participants। इसका आंसर हो जाएगा to ensure that the financial instruments are fair to the interest of the market participants। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what is the role of the RBI in financial regulations in India। क्वेश्चन है कि what is the role of the RBI in financial regulations in India। पहला ऑप्शन है regulating the insurance sector banking, दूसरा regulating the pension sector, तीसरा regulating the banking sector, एंड चौथा regulating the stock market। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक का रेगुलेटर कौन है, आरबीआई, यानी कि बैंकिंग सेक्टर्स के रेगुलेटर्स की बात करें तो आरबीआई। और आपका चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम ही है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर्स एंड देयर रोल्स। वहीं पर इंश्योरेंस की रेगुलेटर्स की बात करें तो इंश्योरेंस का रेगुलेटर है आईआरडीएआई,
जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो पेंशन फंड है इसका रेगुलेटर RDAI, जिसको बोलते हैं हम लोग पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया? ICAI, ICMAI, IRDAI और ICSI। जैसा कि आप देख रहे हैं IRDA, अभी हम बताएं आपको कि एक फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है, यानी कि इंश्योरेंस का रेगुलेटर कौन है? तो IRDAI, जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटर। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट वाज द रोल ऑफ द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ RBI? देखो सन 1770 में बना था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पढ़ा होगा आपने। 1806 में बना था बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बना था बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बना था बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंक को कहते थे प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक की बात करें तो फिर सन 1921 में बन गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंकों के रेगुलेशंस पावर जो थी वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पास ही थी। बाद में आकर के हम बात करें तो 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, तो 1935 में बना है RBI। 1935 में बना RBI। तो RBI के बनने से पहले रेगुलेशंस किसके पास था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक दैट प्रेजेंटेड द गाइडलाइंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट द RBI? पहला ऑप्शन है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशंस। दूसरा है इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। तीसरा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एंड चौथा है द हिल्टन एंड यंग कमीशन। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम बुक दैट प्रेजेंटेड द गाइडलाइंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स आर नॉमिनेटेड टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 2, 4, 6 और 8। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है हाउ मेनी नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स आर नॉमिनेटेड टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, इसकी संख्या 4 है। वैसे अगर हम डायरेक्टर्स की बात करें तो डायरेक्टर्स में एक गवर्नर होता है, ध्यान दीजिएगा, एक गवर्नर होगा और 4 डिप्टी गवर्नर होगा, 2 मेंबर फाइनेंस मिनिस्ट्री के, 4 मेंबर लोकल बोर्ड यानी जोनल ऑफिस के, 10 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चुना जाता है। यानी कि टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 21 होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि हु कंट्रोल RBI? हु कंट्रोल्स RBI? पहला ऑप्शन है गवर्नर, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तीसरा ऑप्शन है यूनियन गवर्नमेंट एंड चौथा ऑप्शन है लोकल बोर्ड्स। क्वेश्चन है यहां पर कि हु कंट्रोल्स द RBI? हु कंट्रोल्स द RBI? गवर्नर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यूनियन गवर्नमेंट या लोकल बोर्ड्स? सीधा सा आंसर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हम पहले भी बता चुके हैं, जो गवर्नर है वो कि उसका कितना मेंबर है? एक। डिप्टी गवर्नर कितना है यहाँ पे? 4। 2 मेंबर है फाइनेंस मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चुना जाता है 4 मेंबर कहाँ से? तो लोकल बोर्ड यानी कि जोनल ऑफिस से। ठीक है, लोकल बोर्ड्स का मतलब समझिएगा यहाँ पर जोनल ऑफिस। एंड 10 मेंबर चुना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी कि टोटल की संख्या कितनी है? तो 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द RBI पर द प्रियम्बल ऑफ द RBI एक्ट 1934? पहला ऑप्शन है कि टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दूसरा है टू मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी, तीसरा है कि टू इंश्योर स्टेबल पेमेंट सिस्टम एंड चौथा है कि टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल मार्केट।
यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई पर द प्रीएम्बल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा टू मेंटेन मॉनेटरी पॉलिसी, टू मेंटेन मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not an objective of the RBI? Which of the following is not an objective of the RBI? पहला ऑप्शन है कि to ensure sound financial institutions, दूसरा है कि to maintain stable payment system, तीसरा है यहाँ पर to regulate the overall volume of money and credit in the economy, and चौथा है कि to maximize profit for the government, to maximize profit for the government। बताइएगा आंसर। तो क्वेश्चन है यहां पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई, कौन सा ऑब्जेक्टिव आरबीआई का नहीं है, क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर द गवर्नमेंट, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट एलोकेशंस बाय द फाइनेंशियल सिस्टम इज टू इंश्योर दैट इट रिफ्लेक्ट्स पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि नेशनल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एंड सोशल कंसर्न, दूसरा है यहाँ पर कि इंडिविजुअल प्रेफरेंस एंड चॉइसेस, एंड तीसरा है कि द नीड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स, एंड चौथा है द इंटरेस्ट ऑफ लार्ज कॉरपोरेशंस, द इंटरेस्ट ऑफ लार्ज कॉरपोरेशंस। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट एलोकेशंस बाय द फाइनेंशियल सिस्टम is to ensure that it reflects national economic priorities and social concern, या फिर individual preference and choices, या the need of foreign investors, the interest of large corporations। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नेशनल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एंड सोशल कंसर्न, नेशनल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एंड सोशल कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑब्जेक्टिव of the RBI is related to controlling inflations, to controlling inflations। पहला ऑप्शन है कि to maintain financial stability, दूसरा ऑप्शन है कि to maintain monetary stability, तीसरा है to maintain stable payment system, and चौथा है to promote the development market of financial market। तो क्वेश्चन है कि विच ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई इज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग इन्फ्लेशंस। पहला ऑप्शन है कि टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दूसरा है टू मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी, तीसरा है कि टू मेंटेन स्टेबल पेमेंट सिस्टम, एंड चौथा है कि टू प्रमोट द डेवलपमेंट मार्केट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसका आंसर हो जाएगा टू मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में हमने पढ़ाया था आपको कि जो आरबीआई का जो मेन फंक्शन था उसमें लिखा हुआ था मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि जहां पर जो उसके कीज हैं, टूल्स हैं, जिसमें कि रेपो है, रिवर्स रेपो है, सीआरआर है, एसएलआर है, बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इससे क्या होता है, तो बेसिकली इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल होता है। जैसे कि रेपो रेट के बढ़ने से इन्फ्लेशन घटेगा, तो रेपो रेट के घटने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन घटना नहीं है, यानी कि इन्फ्लेशन डिक्रीज नहीं होता, इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाता है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी मींस दैट। क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी मींस दैट। पहला ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ द करेंसी रीमेन्स कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ द करेंसी रीमेन्स कांस्टेंट, दूसरा है द इंटरेस्ट रेट रीमेन कांस्टेंट, चौथा ऑप्शन है द इन्फ्लेशन रेट remain constant, and चौथा ऑप्शन है the GDP remains constant।
तो क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी मींस दैट, इसका आंसर है द इन्फ्लेशन रेट रीमेन्स कांस्टेंट, द इन्फ्लेशन रेट रीमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटिंग द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी इज टू, द क्रेडिट इन द इकोनॉमी इज टू। पहला ऑप्शन है इंश्योर हाई इंटरेस्ट रेट्स, दूसरा है इंश्योर लो इंटरेस्ट रेट, तीसरा है इंश्योर द रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी एंड चौथा है कि इंश्योर हाई प्रॉफिट्स फॉर बैंक, इंश्योर हाई प्रॉफिट्स फॉर बैंक्स। तो क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटिंग द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन इकोनॉमी इज टू, इसका आंसर हो जाएगा इंश्योर ए रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट इज द गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पहला ऑप्शन है कि टू अचीव a specific economic objective such as promoting growth and maintaining price stability, दूसरा है कि टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, तीसरा है टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड चौथा है टू प्रमोट हाई इन्फ्लेशन, टू प्रमोट हाई इन्फ्लेशन। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा टू अचीव ए स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सच एज प्रमोटिंग ग्रोथ एंड मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रेमवर्क यूज्ड बाय आरबीआई टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। पहला ऑप्शन है मल्टीपल इंटरेस्ट रेट अप्रोच बैंकिंग, दूसरा है मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच एंड तीसरा है कि मल्टीपल करेंसी अप्रोच, चौथा है मल्टीपल टैक्स रेट्स। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फ्रेमवर्क यूज्ड बाय आरबीआई टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका आंसर हो जाएगा मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच, मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। पहला ऑप्शन है कि मॉनेटरी प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योरिंग एडेक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट एंड मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, दूसरा है मैक्सिमाइजिंग इन्फ्लेशन रिड्यूस क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, तीसरा है रिड्यूसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन एंड डीस्टेबलाइजिंग फाइनेंशियल मार्केट एंड चौथा नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोल इन्फ्लेशन, क्रेडिट एंड मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जहां पर कि मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग कुछ टूल्स के बारे में पढ़ते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, इसके अलावा MSF, SDF, ये सारे टूल्स हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ते हैं, साथ ही साथ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डू। पहला ऑप्शन है कि डिटरमाइन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, दूसरा है रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट, तीसरा है कि सेट्स फिस्कल पॉलिसीज एंड चौथा है प्रोवाइड्स लोन टू द गवर्नमेंट। देखो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बेसिकली दो पॉलिसी है, एक है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी है इसकी फिस्कल पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको फॉर्मुलेट करती है आरबीआई और जो फिस्कल पॉलिसी है इसको फॉर्मुलेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो क्वेश्चन है कि व्हाट डज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डू, डिटरमाइन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट या रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट या सेट्स फिस्कल पॉलिसीज या प्रोवाइडिंग लोन टू द गवर्नमेंट। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, डिटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु आर द मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। पहला ऑप्शन है गवर्नर ऑफ आरबीआई, डिप्टी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड वन ऑफिसर्स of the RBI to be nominated by the Central Board of RBI and 3 members appointed by the central government। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात हो रही है। दूसरा है कि गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड 3 members
appointed and 3 members appointed by the central government, या governor of RBI, deputy governor in charge of monetary policy, या governor of the RBI, deputy governor in charge of monetary policy and all the directors of RBI. आपको बता दें यहाँ पर आंसर हो जाएगा गवर्नर ऑफ द आरबीआई, डिप्टी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी and one officers of the RBI to be nominated by the central board of RBI and 3 members appointed by the central government. Next question है कि how often does the monetary policy committee meet? Once a year, twice a year या 4 times a year या at least 6 times a year? बताइएगा आंसर। नागार्जुना यादव जी, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? 21A, बहुत अच्छा। यहां पर क्वेश्चन है कि हाउ ऑफन डज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कहने का मीनिंग है कि साल में कितनी बार होता है। तो देखो पहले क्या होता था, 3 बार होता था हर 4 महीने के अंतराल पे, महीनों की संख्या 12, फिर 4 बार होने लगा मॉनेटरी पॉलिसी हर 3 महीनों के अंतराल पे, फिर 8 बार होने लगा हर 1.5 महीनों के अंतराल पे, और अभी जो हो रहा है वो क्या है, तो 6 टाइम्स हर 2 महीनों के अंतराल पे। यानी कि आप याद रखिएगा कि अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी हो रही है कि एट लीस्ट 6 टाइम्स, साल में 6 बार, बाई मंथली यानी कि प्रत्येक 2 महीनों पर, और महीनों की संख्या कितनी यहाँ पर, तो 12। ठीक है, नागार्जुन यादव जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स मॉनिटर्ड बाय द आरबीआई इन द फॉर्मुलेशंस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी? पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट्स, दूसरा है इन्फ्लेशन रेट, तीसरा है मनी सप्लाई, क्रेडिट, एक्सचेंज रेट, ट्रेड, कैपिटल फ्लोज एंड फिस्कल पोजीशन। दूसरा है इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट ओनली, एंड चौथा है एक्सचेंज रेट, ट्रेड, कैपिटल फ्लोज एंड फिस्कल पोजीशंस ओनली, एंड चौथा है इन्फ्लेशन रेट एंड मनी सप्लाई ओनली। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा। क्वेश्चन है व्हाट आर द इंडिकेटर मॉनिटर्ड बाय द आरबीआई इन द फॉर्मुलेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसका आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, मनी सप्लाई, क्रेडिट एक्सचेंज रेट फ्लोज एंड फिस्कल पोजीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जहां पर कि हम डायरेक्ट में आपको बताए थे सीआरआर और एसएलआर, और इनडायरेक्ट टूल्स में रेपो रेट, बैंक रेट, जिसका इफेक्ट डायरेक्टली नहीं होता मार्केट पे, वो इनडायरेक्ट टूल्स है। जैसे कि रेपो रेट पर देखिए आरबीआई लोन देती है किसको, तो कॉमर्शियल बैंक को। अब आरबीआई ने अपना रेट बढ़ा दिया तो कॉमर्शियल बैंक भी रेट बढ़ाएगा, यानी पब्लिक क्या करती है, लोन देने से या लोन लेना कम कर देती है जब लोन बहुत ज्यादा महंगा होता है। यानी कि पब्लिक पर जो इफेक्ट है इसका वो दिखता कैसे है, तो इनडायरेक्टली। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द रोल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट इन द मॉनेटरी पॉलिसी। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा द हेल्प इन द फॉर्मुलेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। पहला ऑप्शन है टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट, दूसरा है कि टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तीसरा है कि टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, एंड चौथा है टू इंडिकेट द क्वांटम ऑफ कैश दैट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद आरबीआई। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, CRR, 4.5% है, टू इंडिकेट द क्वांटम ऑफ कैश दैट बैंक रिक्वायर्ड टू कीप विद आरबीआई। देखो कॉमर्शियल बैंक के पास जितना भी एनडीटीएल होता है, एनडीटीएल मतलब कि कस्टमर का जो भी पैसा है, डिमांड लायबिलिटी या टाइम लायबिलिटी, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और एफडी और आरडी, इस एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज रिजर्व मेंटेन करती है कहां पे, आरबीआई के पास। किसके फॉर्म में,
तो कैश के फॉर्म में, और यही रिजर्व कहलाता क्या है, तो CRR। अब देखो कमर्शियल बैंक अगर 4.5% से बढ़ा करके CRR को 5% कर दे, 6% कर दे, 7% कर दे, तो जहां पर हमें 4.5% या 5% रिजर्व रखना था, वहां पर हम ज्यादा परसेंटेज रिजर्व रखेंगे। यानी कहने का मीनिंग क्या है, जहां पर 100 में अगर मान लो 5% रिजर्व रखते हैं तो 95% में से लोन देते हैं। अगर 100 में 7% रिजर्व रखना शुरू कर दिए तो 93% से ही लोन देंगे। यानी कि कमर्शियल बैंक के पास जो लोन की मार्केट में लोन देने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, और ये CRR SLR डेली मेंटेन करना है, लेकिन RBI के द्वारा चेक होता है हर फोर्टनाइट पे, यानी हर पखवाड़े पे। पखवाड़ा होता है 14वां दिन का जो रात होगा, यानी कि आप 15वां दिन समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज RBI पे एनी इंटरेस्ट ऑन द CRR बैलेंस मेंटेन्ड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। SCB मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। बताइएगा आंसर क्या होगा। SCB को शॉर्ट में लिखा जाता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को। यानी वैसा कमर्शियल बैंक जो RBI एक्ट 1934 सेक्शन 2 के अंतर्गत आता है वो क्या क्या कहलाएगा, तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, डज RBI पे एनी इंटरेस्ट ऑन CRR बैलेंसेस मेंटेन्ड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। पहला ऑप्शन है यस, RBI pays इंटरेस्ट ऑन द CRR बैलेंस। दूसरा है नो, RBI डज नॉट पे इंटरेस्ट ऑन CRR बैलेंस। तीसरा है इट डिपेंड्स ऑन द बैंक साइज, एंड चौथा है इट डिपेंड्स ऑन द बैंक परफॉर्मेंस। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नागार्जुन यादव 27B, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा नो, RBI डज नॉट पे इंटरेस्ट ऑन CRR बैलेंस। देखो CRR में क्या होता है, कमर्शियल बैंक के पास जितना भी NDTL है इसका सर्टेन परसेंटेज RBI के पास कैश के फॉर्म में रिजर्व रखती है। और आप याद रखिएगा दो तरह का टर्म होता है, एक है डिपॉजिट रखना और एक है रिजर्व रखना। अगर हम किसी अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं तो वहां पर वो पैसा मुझे वापस मिलता विद इंटरेस्ट, जैसा कि हम नॉर्मली रिवर्स रेपो रेट में करते हैं। लेकिन अगर आप किसी अमाउंट को रिजर्व रख रहे हैं तो वो पैसा वापस नहीं मिलता है, वो मिलेगा तभी जब बैंक हाथ खड़ा कर दे कि मेरा इंसॉल्वेंट दिवालिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। पहला ऑप्शन है कि टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट। दूसरा है टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तीसरा है कि टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, एंड चौथा है कि टू इंश्योर दैट बैंक्स मेंटेन a certain percentage of their liabilities in high quality liquid assets, in high quality liquid assets। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका आंसर है कि टू इंश्योर दैट बैंक्स मेंटेन ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर लाइबिलिटीज इन हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एसेट्स एलिजिबल फॉर बीइंग इन्वेस्टेड इन फॉर मेंटेनेंस ऑफ SLR। मेंटेनेंस ऑफ SLR, पहला ऑप्शन है कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दूसरा ऑप्शन है कैश, गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर SLR सिक्योरिटीज, या फिर कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज एज डायरेक्टेड बाय द RBI। बताइएगा इसका आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एसेट्स एलिजिबल फॉर बीइंग इन्वेस्टेड इन फॉर मेंटेनेंस ऑफ SLR। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एनी अदर सिक्योरिटी डायरेक्टेड बाय RBI। बहुत बढ़िया नागार्जुन। यानी कि जहां पर CRR में क्या हो रहा था कि कॉमर्शियल बैंक अपने NDTL का सर्टेन परसेंटेज कैश के फॉर्म में रिजर्व रख रही थी, वहीं पर कॉमर्शियल बैंक NDTL का सर्टेन परसेंटेज यहां पर कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
बॉन्ड्स एटसेट्रा अपने पास रिजर्व मेंटेन करती है। यहाँ पर आरबीआई के पास मेंटेन नहीं करना है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रिजर्व का जो कितना परसेंटेज रिजर्व होगा ये डिसाइड आरबीआई करेगी। आरबीआई अभी 18% डिसाइड किया है। तो सीआरआर में जहां पर कमर्शियल बैंक अपना एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रिजर्व रखती है, वहीं पर कमर्शियल बैंक एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एटसेट्रा के रूप में अपने पास रिजर्व रखती है, और ये रिजर्व कहलाता है एसएलआर। दूसरी चीजें आपको बता दें कि सीआरआर जो है वो फॉलो करता है बैंक आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42, वहीं पर एसएलआर फॉलो करता है किसको? ध्यान रखिएगा, एसएलआर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट में डिफाइंड है। बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 सेक्शन 24। ठीक, वहीं पर सीआरआर की बात करें तो आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल? ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल, पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दूसरा है ट्रेजरी बिल, तीसरा है कैश रिजर्व रेशियो, चौथा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी कंट्रोल? नागार्जुन यादव 30B, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो, CRR। जहां कि हम बताए थे आपको कि डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की जब भी बात हो तो CRR और SLR, वहीं पर इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, जब इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की बात होगी तो वहां पर क्या सब है? तो रेपो रेट, बैंक रेट। हम बता चुके थे आपको कि ये सब इनडायरेक्ट क्यों है। अगर आरबीआई ने रेट बढ़ाया, कमर्शियल बैंक भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, मान लीजिए लोन किया, पब्लिक की इच्छा है लोन लेगी या नहीं लेगी, तो मार्केट पे इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है। लेकिन सीआरआर में क्या है कि कमर्शियल बैंक पब्लिक से डिपॉजिट लेने से मना नहीं करती है, यानी कि जो कमर्शियल बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आता है उसका सर्टेन परसेंटेज उसे आरबीआई के पास रिजर्व रखना है या अपने पास रिजर्व रखना है। यानी कि सीआरआर और एसएलआर जो है वो मार्केट पे डायरेक्टली इफेक्ट डालता है, और वहीं पर बात करें अगर हम तो रेपो बैंक रेट क्या है? तो इनडायरेक्टली इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 प्रिस्क्राइब्ड सीआरआर फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक? फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पहला ऑप्शन है सेक्शन 42(1), दूसरा है सेक्शन 45(ZB), तीसरा है सेक्शन 56(2) एंड चौथा है सेक्शन 58A। ये भी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले एक्ट के बारे में। सीआरआर फॉलो करता है सेक्शन 42। देखो दो चीजें हैं, ये दोनों एक्ट आसान है याद करना। सीआरआर की बात करें तो सीआरआर आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42 और एसएलआर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। अब इसका सेक्शन अगर याद रखना हो तो एकदम ट्रिकी अप्रोच में याद रखो। इस 42 का डिजिट को रीजनिंग की तरह पलट दीजिए, 24। ठीक है, तो एसएलआर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 सेक्शन 24 और सीआरआर आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ आरबीआई लॉन्ग टर्म रेपो ट्रांजेक्शंस? लॉन्ग टर्म रेपो ट्रांजेक्शंस, पहला ऑप्शन है टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट, दूसरा है कि टू फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द इकोनॉमी, तीसरा है कि टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड चौथा है टू इंश्योर एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ आरबीआई लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस? आपको बता दें इसका आंसर होगा टू फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस एंड द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, जिसको एलटीआरओ कहते हैं, इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई? बताइए आरबीआई ने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस कब इंट्रोड्यूस किया? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस जिसको एलटीआरओ कहते हैं।
यहाँ पर आंसर हो जाएगा मार्च 2020, यानी कि ये जो LTRO है ये 2020 में लॉन्च किया गया है, मार्च 2020। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ टर्म रेपो कंडक्टेड अंडर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, 1 ईयर एंड 3 ईयर टेन्योर्स, या 1 मंथ एंड 6 मंथ टेन्योर, या 3 मंथ्स एंड 6 मंथ टेन्योर, एंड चौथा है 1 ईयर एंड 2 ईयर और टेन्योर्स। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा 1 ईयर एंड 3 ईयर टेनोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। पहला ऑप्शन है कि टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट, दूसरा है टू फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द इकोनॉमी, तीसरा है कि टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, एंड चौथा है कि टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, to invest in government securities. The question is what is the purpose of targeted long term repo operations? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा टू फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिजिबल सिक्योरिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट अंडर टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ट्रांजेक्शंस। पहला ऑप्शन है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, दूसरा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कैश, एंड तीसरा है कि गोल्ड एंड स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट, एंड चौथा है एनी अदर सिक्योरिटीज एज डायरेक्टेड बाय द RBI। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है व्हाट आर एलिजिबल सिक्योरिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट अंडर टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ टर्म रेपो ऑक्शंस अंडर टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ट्रांजेक्शन रेपो ऑपरेशंस, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। पहला ऑप्शन है कि 1 to अप टू 1 ईयर टेन्योर, दूसरा है कि अप टू 2 ईयर टेन्योर, तीसरा है कि अप टू 3 ईयर टेन्योर, एंड चौथा है कि अप टू 5 ईयर टेन्योर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ टर्म रेपो ऑक्शंस अंडर टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। इसका आंसर हो जाएगा अप टू 3 ईयर टेन्योर, अप टू 3 ईयर टेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोपोर्शंस ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, नेट डिमांड एंड time liabilities that bank must maintain in high quality liquid assets under statutory liquidity ratio, 10%, 15%, 18%, या रिजर्व बैंक में स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोपोर्शंस ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट बैंक मस्ट मेंटेन इन हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स अंडर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नागार्जुन यादव 38D, बहुत बढ़िया। द रिजर्व बैंक में स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो जो भी CRR का रेट है या SLR का रेट है, SLR का परसेंटेज है या CRR का परसेंटेज है, वो RBI टाइम टू टाइम डिसाइड करते रहती है, जिसमें कि NDTL का सर्टेन परसेंटेज अगर कैश के फॉर्म में RBI के पास रिजर्व रख दिया जाए कॉमर्शियल बैंक का, ठीक है, तो ये हो जाता है CRR।
जो 4.5% है, और कमर्शियल बैंक एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज अगर अपने पास रिजर्व मेंटेन रखती है कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स के रूप में, तो ये होता है एसएलआर, जहां पर एसएलआर 18% है अभी वर्तमान में। तो ये समय समय दर पर चेंज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई इन मैनेजिंग द नेशंस करेंसी सप्लाई। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई इन मैनेजिंग द नेशंस करेंसी सप्लाई। पहला ऑप्शन है आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मैनेजिंग ओनली क्वाइंस। दूसरा है आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, प्रोड्यूसिंग एंड मैनेजिंग करेंसी। तीसरा है कि आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द करेंसी सप्लाई बट नॉट फॉर द डिजाइनिंग और प्रोड्यूसिंग इट। चौथा है आरबीआई हैज नो रोल इन मैनेजिंग द नेशंस करेंसी सप्लाई। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, प्रोड्यूसिंग एंड मैनेजिंग करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the maximum value of notes that the Reserve Bank of India can issue? क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नोट्स दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन इश्यू। इसका आंसर हो जाएगा ₹10,000। 2 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक के नोट्स का डिनोमिनेशन हो सकता है, ठीक है, करेंसी नोट एक्ट के अकॉर्डिंगली। यानी कि नोट का डिनोमिनेशन 2 रुपए से 2,000 तक हो सकता है। वहीं पर बात करेंगे क्वाइंस की, तो क्वाइंस जो है अभी वर्तमान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मिनिमम 50 पैसा, मैक्सिमम 1,000 रुपए तक का डिनोमिनेशन हो सकता है। तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर 1000वां वर्ष पूरा होने पर 1,000 रुपए का सिक्का निकाला गया था। तो क्वाइन की बात करें तो 1,000 तक का, और नोट्स की बात करें तो 10,000 तक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिनोमिनेशन ऑफ द लोएस्ट वैल्यू क्वाइन। देखो अभी मैंने बताया आपको, करेंटली इन सर्कुलेशन इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो 25 पैसा ही हटाया है बस। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिनोमिनेशंस ऑफ द लोएस्ट वैल्यू क्वाइन करेंटली इन सर्कुलेशंस इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 50 पैसे, 50 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लीगल टेंडर लिमिट्स फॉर क्वाइंस ऑफ एनी डिनोमिनेशंस नॉट लोअर देन 1 रुपी। पहला ऑप्शन है नॉट एक्सीडिंग 100, नॉट एक्सीडिंग 500, नॉट एक्सीडिंग 1000 या नॉट एक्सीडिंग 5000। बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लीगल टेंडर लिमिट फॉर क्वाइंस ऑफ एनी डिनोमिनेशंस नॉट लोअर देन 1 रुपी। इसका आंसर हो जाएगा नॉट एक्सीडिंग 1000, यानी कि मैक्सिमम जो है वो 1,000 रुपए तक का डिनोमिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीगल टेंडर लिमिट फॉर 50 पैसे क्वाइंस नॉट एक्सीडिंग 5000, नॉट एक्सीडिंग 10, नॉट एक्सीडिंग 20 या नॉट एक्सीडिंग 50। लीगल टेंडर लिमिट यानी कहने का मीनिंग क्या है, वैसा करेंसी जो गवर्नमेंट ऑथराइजेशन में इशू होता है, ठीक है, जो कॉस्टिंग आती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग क्वाइंस इन बैंकिंग इंडिया। पहला है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तीसरा है बोथ द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड चौथा है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग क्वाइंस इन बैंकिंग ऑफ बैंकिंग इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई इन इंश्योरिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्लीन एंड जेन्युइन नोट्स इन सर्कुलेशंस। ए नंबर है कि आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग न्यू नोट्स। बी नंबर है कि आरबीआई इंश्योर दैट ऑल ओल्ड नोट्स इज रिप्लेस्ड with new ones regularly. C number है कि RBI ensure that note circulation is not counterfeit and are in good conditions. And चौथा है कि RBI has no role in ensuring an adequate amount of clean and genuine notes.
इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई इंश्योर दैट नोट सर्कुलेशंस इज नॉट काउंटरफिट एंड आर इन गुड कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ कॉइन दैट हैव लॉस्ट वेट और हैव बीन defaced। हैव बीन defaced, पहला ऑप्शन है कि दे आर स्टिल लीगल टेंडर ऑफ एनी अमाउंट, दूसरा है कि दे आर नो लॉन्गर लीगल टेंडर, एंड तीसरा है कि दे आर लीगल टेंडर ओनली स्मॉल अकाउंट, एंड चौथा है कि दे आर लीगली टेंडर ओनली फॉर लार्ज अमाउंट्स। बताइएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ कॉइन्स दैट हैव लॉस्ट वेट और हैव बीन defaced। आपको बता दें इसका आंसर होगा दे आर लीगल टेंडर ओनली फॉर अ स्मॉल अकाउंट, दे आर लीगल टेंडर ओनली फॉर अ स्मॉल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ आरबीआई इन मैनेजिंग द गवर्नमेंट्स बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। गवर्नमेंट मैनेजिंग द गवर्नमेंट्स बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, पहला ऑप्शन है टू मेंटेन द अकाउंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा ऑप्शन है टू रेज पब्लिक डेब्ट इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, तीसरा है टू मैनेज द फाइनेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एंड चौथा है कि टू रिसीव मनी इनटू एंड मेक पेमेंट आउट ऑफ गवर्नमेंट्स अकाउंट। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ आरबीआई इन मैनेजिंग द गवर्नमेंट्स बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, द गवर्नमेंट्स बैंकिंग ट्रांजेक्शंस 47D, बहुत बढ़िया नागार्जुन। इसका आंसर होगा टू रिसीव मनी इन टू मेक पेमेंट आउट ऑफ द गवर्नमेंट्स अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इन द बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज द बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या एचडीएफसी बैंक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी फटाफट आंसर देते जाओ सभी लोग। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज द बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि भारत सरकार का बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजिंग ऑफ द गवर्नमेंट डोमेस्टिक डेब्ट। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजिंग द गवर्नमेंट्स डोमेस्टिक डेब्ट। पहला ऑप्शन है टू रेज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द पब्लिक डेब्ट इन द कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर, दूसरा है कि टू मेंटेन द लिक्विडिटी ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट, एंड चौथा है तीसरा है कि टू प्रिवेंट फ्रॉड इन द गवर्नमेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, चौथा है टू इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ सैलरीज टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसका आंसर हो जाएगा टू रेज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द पब्लिक डेब्ट इन द कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज द बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट्स दैट हैव इंटर्न इनटू एग्रीमेंट विद इट। पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा पंजाब नेशनल बैंक, एंड चौथा स्टेट एचडीएफसी बैंक। तो क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज द बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट दैट हैव इंटर्न इनटू एग्रीमेंट विद इट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ डेवलपिंग द मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। द मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पहला ऑप्शन है कि टू रेज पब्लिक डेब्ट in cost effective and timely manner, दूसरा है कि to maintain the liquidity of the government securities in the market, तीसरा है कि to provide benchmark for raising resources by other entities, and चौथा है to facilitate transmissions of monetary policy action। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि what is the functions of developing the market of government securities। इसका आंसर होगा to provide benchmark for raising resources by other entities। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर what is the name of the short term interest bearing advance that RBI extend to the government if the
बैलेंस इन द गवर्नमेंट्स अकाउंट शोज ए नेगेटिव पोजीशंस, एडवांस पेमेंट या शॉर्ट टर्म लोन, वेज एंड मीन एडवांसेज या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बताइए क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट बेयरिंग एडवांस दैट आरबीआई एक्सटेंड टू द गवर्नमेंट इफ द बैलेंस इन द गवर्नमेंट्स अकाउंट शोज ए नेगेटिव पोजीशंस। इसका आंसर हो जाएगा वेज एंड मीन एडवांसेस। देखो कभी भी जब स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मार्केट से या आरबीआई से लोन लेना हो, ये जो लोन लेने का माध्यम है यही कहलाता है WMA, जिसका फुल फॉर्म होता है वेज एंड मीन एडवांसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिट और नंबर ऑफ वेज एंड मीन एडवांसेस सेट एट। पहला ऑप्शन है कि एट द एंड ऑफ ईच डे, दूसरा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, तीसरा है कि ऑन ए मंथली बेसिस एंड चौथा है कि ऑन ए वीकली बेसिस। बताइए क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लिमिट और नंबर ऑफ वेज एंड मीन एडवांसेस सेट एट। इसका आंसर होगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is not a functions of RBI as a banker and debt manager to the government। पहला ऑप्शन है अंडरटेकिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शंस फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा है मैनेजिंग द गवर्नमेंट्स इंटरनेशनल डेप्ट, तीसरा है कि डेवलपिंग द मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड चौथा है मेंटेनिंग द गवर्नमेंट्स अकाउंट्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शंस ऑफ आरबीआई एज ए बैंकर एंड डेप्ट मैनेजर टू द गवर्नमेंट। बता दें इसका आंसर हो जाएगा मैनेजिंग द गवर्नमेंट इंटरनेशनल डेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ आरबीआई एज द बैंकर्स टू द बैंक, प्रोवाइडिंग लोन टू द कस्टमर, दूसरा फैसिलिटेटिंग इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस, तीसरा रेगुलेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड चौथा प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। बैंकर्स बैंक किसे बोलते हैं हम लोग, आरबीआई को, यानी फैसिलिटेटिंग इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू बैंक्स मेंटेन अकाउंट विद आरबीआई। फर्स्ट ऑप्शन टू बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, दूसरा ऑप्शन टू लेंड मनी टू अदर बैंक, तीसरा है कि टू सेटल इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस एंड चौथा है टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाई डू बैंक मेंटेन अकाउंट विद आरबीआई। इसका आंसर होगा टू सेटल इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ आरबीआई एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट्स। आरबीआई के फंक्शंस में आता है ना लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट्स, अंतिम ऋणदाता है कौन, आरबीआई। यानी कि हर एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक से लोन ले सकती है, जब कोई नहीं देगा तो कौन देगा, कमर्शियल बैंक को, आरबीआई। पहला ऑप्शन है कि टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू बैंक्स अनेबल टू रेज शॉर्ट टर्म लिक्विड रिसोर्सेज, दूसरा है टू रेगुलेट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तीसरा है टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, चौथा है टू प्रोवाइड लोन्स टू कस्टमर। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू बैंक्स इनेबल टू रेज शॉर्ट टर्म लिक्विड रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक इन इंश्योरिंग बैंकिंग द सेफ्टी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग लोन्स टू बैंक, दूसरा ऑप्शन है रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट, तीसरा ऑप्शन है सुपरवाइजिंग द बैंकिंग सिस्टम एंड चौथा है इन्वेस्टिंग द बैंकिंग सेक्टर, इन्वेस्टिंग इन द बैंकिंग सेक्टर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक इन इंश्योरिंग बैंकिंग सेफ्टी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। आपको बता दें इसका आंसर होगा सुपरवाइजिंग द बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है why is it important to maintain financial stability in the banking system। पहला ऑप्शन है to increase inflation, दूसरा ऑप्शन है to protect the interest of depositors, तीसरा है कि to promote risky investment एंड चौथा है to destabilize the economy।
बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। सुरभि कुमारी, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? 59D, to protect the interest of the depositors. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम? पहला ऑप्शन है कि टू प्रोवाइड लोन्स टू कस्टमर, सेकंड है टू इंश्योर ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड कंडक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस, तीसरा है कि टू रेगुलेट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एंड चौथा है टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। To ensure orderly in the development and conduct of banking operations. Next question है कि how does the Reserve Bank protect the interest of the depositors? पहला ऑप्शन है by providing loans to banks, दूसरा है कि by supervising the banking system, तीसरा है by regulating the stock market, चौथा है तो by investing in the king sector। तो आज जो है वो आपका चल रहा है पेपर 1 मॉड्यूल सी यूनिट 27, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि हाउ डज द रिजर्व बैंक प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स? आपको बता दे इसका आंसर होगा बाय सुपरवाइजिंग द बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द रिजर्व बैंक प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स, पहला ऑप्शन है बाय प्रोवाइडिंग लोन्स टू बैंक, दूसरा ऑप्शन है बाय सुपरवाइजिंग द बैंकिंग सिस्टम, तीसरा है बाय रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट, एंड चौथा है बाय इन्वेस्टिंग इन द किंग सेक्टर। बताइएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बाय प्रोवाइडिंग लोन्स टू बैंक, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग लोन्स टू बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which financial institutions are overseen by the Reserve Bank of India? पहला ऑप्शन है कॉमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड रीजनल रूरल बैंक, दूसरा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, तीसरा है ऑल इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एंड पीर टू पीर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स, एंड चौथा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड मॉर्गेज कंपनीज। इसका आंसर हो जाएगा कॉमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एनबीएफसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन है ऑल टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, दूसरा है कि ओनली एसेट्स फाइनेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड लोन कंपनीज। एनबीएफसी वाले सेक्शन में आपको एनबीएफसी के बहुत सारे टाइप पर हम डिस्कशन किए थे कि एसेट फाइनेंस कंपनी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी होता है, ठीक, हाउसिंग लोन फाइनेंस कंपनी होता है, एंड चौथा है कि ओनली एसेट्स फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी फैक्टर्स, मॉर्गेज कंपनीज एंड नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि ये सारे कंपनी का रेगुलेटर्स है कौन? आरबीआई, यानी कि हर टाइप के एनबीएफसी का रेगुलेटर कौन है? तो आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एनबीएफसीज have non-financial activities and the regulators of the Bank of India? पहला ऑप्शन है अकाउंट एग्रीगेटर्स एंड फाइनेंस, दूसरा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड पी टू पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स, तीसरा है कि मॉर्गेज कंपनीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, एंड चौथा है एनबीएफसी फैक्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज। इसका आंसर हो जाएगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ईआरसी कंपनी जो होता है पी टू पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म, इसके भी रेगुलेटर्स है कौन? तो आरबीआई। यानी कि एनबीएफसी में जो नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज में है उसमें भी कहीं ना कहीं एआरसी आता है, यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। यानी कि जब भी किसी कमर्शियल बैंक के द्वारा लोन रिकवर नहीं होता तो बैंक उस एसेट को किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देती है, यानी कि ये कंपनियां क्या होती है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। फिर उसके बाद एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लोन की रिकवरी करता है कस्टमर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशंस हैड सुपरवाइजरी पावर एंड रीजनल रूरल बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक? पहला ऑप्शन है कि नेशनल हाउसिंग बैंक, सेकंड है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड है नाबार्ड एंड फोर्थ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोऑपरेटिव बैंक में हम आपको बहुत सारा टॉपिक बताए थे। तो क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूशंस आर सुपरवाइजरी पावर ओवर रीजनल बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नाबार्ड। वैसे आपको बता दें कि कोऑपरेटिव बैंक तीन तरह का होता है, जिसमें कि पहला है
जो स्टेट कोऑपरेटिव जो सबसे बड़ा होता है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव जिसको सेंट्रल कोऑपरेटिव कहते हैं, तीसरा ब्लॉक कोऑपरेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं पैक्स यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर नॉट रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन है कि यहाँ पर एसेट फाइनेंस कंपनी, दूसरा इन्वेस्टमेंट कंपनी, तीसरा है लोन कंपनीज एंड चौथा है मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनीज। तो क्वेश्चन यहां पर विच टाइप ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर नॉट रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा मिसलेनियस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बट द सुपरवाइजरी पावर इन्वेस्टेड इन नाबार्ड, रीजनल रूरल बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या ऑल इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आप सभी को बता दें कि 9 बजे से हमारी दूसरी एक क्लास है यूट्यूब की, यूट्यूब का दूसरा सेशन 9 बजे है, ठीक है। तो क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बट द सुपरवाइजरी पावर इन्वेस्टेड इन नाबार्ड। इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो रीजनल रूरल बैंक। देखो RRB जो बना था, ये बना था 1975 में, लेकिन 1976 में बना है नाबार्ड, और नाबार्ड के हाथ में रेगुलेटिंग दे दी गई किसकी, नाबार्ड RRB की, यानी कि रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बट सुपरवाइजरी पावर किसके पास है, नाबार्ड के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज ओवरसीन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बट हैज नो सुपरवाइजरी पावर। इसका आंसर है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस performed by RBI as a banking regulators। पहला ऑप्शन है प्रिस्क्राइबिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा है कि मॉनिटरिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तीसरा है यहाँ पर रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट स्पेसिफिक एरियाज, एंड चौथा है कि ऑल ऑफ द एबव। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय RBI एज ए बैंकिंग रेगुलेटर। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा all of the above: prescribe capital requirement, monitoring corporate governance and regulating interest rate specific areas। next question है which of the following is not, देखिए not लगा हुआ है, not supervisory tools used by RBI। पहला है on site inspections, दूसरा है कि ऑफ साइट सुपर सर्विलांस, एंड तीसरा है थमेटिक इंस्पेक्शंस या फिर पब्लिक हियरिंग। बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुपरवाइजरी टूल्स यूज्ड बाय RBI। इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक हियरिंग, ठीक है, ये यूज नहीं करता RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजाइम ऑफ सुपरविजन अडॉप्टेड बाय RBI। रिस्क फ्री सुपरविजन, रिस्क बेस्ड सुपरविजन, रूल बेस्ड सुपरविजन या डिस्क्लोजर बेस्ड सुपरविजन। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा रिस्क बेस्ड सुपरविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the purpose of off-site surveillance system introduced by RBI। पहला ऑप्शन है to assess the extent of various type of risk a bank is exposed to, दूसरा है to inspect the high risk areas of the bank, and तीसरा है to validate the data provided by the bank, and चौथा none of the above। यहाँ पर क्वेश्चन है what is the purpose of site surveillance system introduced by RBI to assess the extent the various type of risk a bank is exposed to। next question है what is the role of RBI senior supervisory manager। पहला ऑप्शन है to examine low risk areas detected in the off site surveillance system, दूसरा है to examine high risk or site surveillance system detected in the off site surveillance system, and तीसरा है to validate the data provided by the bank, and चौथा है none of the above। आंसर हो जाएगा टू एग्जामिन हाई रिस्क एंड आर साइट सर्विलांस सिस्टम डिटेक्टेड इन द ऑफ साइट सर्विलांस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बोर्ड
फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, व्हाट इज द बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन? पहला ऑप्शन है बोर्ड दैट ओवरसीज द रिजर्व बैंक रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दूसरा है कि बोर्ड दैट सेट द रेगुलेशंस फॉर बैंक्स, एंड तीसरा है कि ए बोर्ड दैट प्रिस्क्राइब कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, एंड चौथा है नन ऑफ द एबव। फाइनेंशियल सुपरविजन की बात है, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, इसका आंसर होगा बोर्ड दैट ओवरसीज द बैंक रिजर्व बैंक रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द बीएफएस रिव्यू, व्हाट डज द बीएफएस रिव्यूज? पहला ऑप्शन है द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस बैंक्स, दूसरा ऑप्शन है कि टू एक्शन टेकन बैंक्स टू इंप्लीमेंट द मॉनिटरेबल एक्शंस प्लान, एंड तीसरा है टू इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय वेरियस बैंक, एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? बीएफएस बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरवाइजरी रिव्यू की बात हो रही है, इसका आंसर होगा टू एक्शंस टेकन बाय बैंक टू इंप्लीमेंट द मॉनिटरेबल एक्शंस प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिस्क रेटिंग ऑफ वेरियस बैंक अराइव्ड एट थ्रू आरबीएस एक्सरसाइज, थ्रू आरबीएस एक्सरसाइज? पहला ऑप्शन है द रेटिंग गिवन टू द बैंक बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा है रेटिंग गिवन टू द बैंक बेस्ड ऑन देयर रिस्क एक्सपोजर, तीसरा है कि रेटिंग गिवन टू बैंक बेस्ड ऑन देयर मार्केट शेयर, एंड चौथा है यहां पर नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिस्क रेटिंग, व्हाट इज रिस्क रेटिंग ऑफ वेरियस बैंक अराइव्ड एट थ्रू आरबीएस एक्सरसाइज, थ्रू आरबीआईएस एक्सरसाइज? आपको बता दें इसका आंसर होगा द रेटिंग गिवन टू द बैंक बेस्ड ऑन देयर रिस्क एक्सपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मॉनिटरेबल एक्शन प्लान, व्हाट इज द मॉनिटरेबल एक्शन प्लान? पहला ऑप्शन है कि प्लान टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक, दूसरा ऑप्शन है प्लान टू इंप्रूव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ बैंक, तीसरा है प्लान टू इंप्लीमेंट द कमेंडेशंस ऑफ आरबीआई, एंड चौथा है नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मॉनिटरेबल एक्शन प्लान? आपको बता दें इसका आंसर होगा ए प्लान टू इंप्लीमेंट द कमेंडेशन ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट इश्यूड बाय आरबीआई, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट इश्यूड बाय आरबीआई? पहला ऑप्शन है ए रिपोर्ट दैट एसेसेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक, द रिपोर्ट दैट एसेसेस द एक्सपोजर ऑफ बैंक, दूसरा है टू रिपोर्ट दैट एसेसेस द मार्केट शेयर ऑफ बैंक, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन है व्हाट इज द रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट इश्यूड बाय आरबीआई? आपको बता दें इसका आंसर होगा रिपोर्ट दैट असेसेस द एक्सपोजर ऑफ बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द रिजर्व बैंक इन रिलेशंस टू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? पहला ऑप्शन है मैनेजिंग द फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड गोल्ड रिजर्व ऑफ द कंट्री, दूसरा है रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट स्पेसिफिक एरियाज, तीसरा है इंश्योरिंग स्मूथ कंडक्ट द ऑर्डरली कंडीशंस इन द डोमेस्टिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एंड चौथा है मॉनिटरिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द रिजर्व बैंक इन रिलेशंस टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा इंश्योरिंग स्मूथ कंडक्ट द ऑर्डरली कंडीशंस इन द डोमेस्टिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस, जिसको हम लोग DEIO कहते हैं? पहला ऑप्शन है अंडरटेक सेल्स परचेजेस of foreign currency to ease volatility, दूसरा है कि मॉनिटर रीजनल रूरल बैंक, तीसरा इन्वेस्ट द कंट्रीज रन एक्सचेंज रिजर्व, एंड चौथा है रेगुलेट द नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज। इसका आंसर होगा इन्वेस्ट द कंट्री रन एक्सचेंज रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री प्रिंसिपल दैट गाइड आरबीआई इन इन्वेस्टिंग इट्स फॉरेन एसेट्स? बताइए। सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, दूसरा है रिटर्न सेफ्टी एंड लिक्विडिटी, तीसरा है लिक्विडिटी रिटर्न एंड सॉल्वेंसी, एंड चौथा है सॉल्वेंसी सेफ्टी एंड रिटर्न बैंकिंग। तो फिर से आप सभी को बता दें अभी यूनिट 27 चल रहा आपका,
मॉड्यूल सी। आज मैराथन सेशन था तो कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाए इस सेशन में। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 पार्टिसिपेंट्स दैट गाइड आरबीआई इन इन्वेस्टिंग इट्स फॉरेन एसेट्स? इसका आंसर होगा रिटर्न, सेफ्टी एंड लिक्विडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द रिजर्व बैंक मैनेज एक्सेस डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी? क्वेश्चन है कि हाउ डज द आरबीआई मैनेज एक्सेस डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी? पहला ऑप्शन है बाय रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट इन स्पेसिफिक एरियाज, दूसरा है बाय अंडरटेकिंग सेल्स परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी टू ईज वोलेटिलिटी, एंड तीसरा है कि बाय मॉनिटरिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, एंड चौथा है बाय इन्वेस्टिंग द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बता दें इसका आंसर होगा बाय अंडरटेकिंग सेल्स परचेज द फॉरेन currency to ease volatility. Next question है, what does RBI disclose to the market through its weekly statistical supplements? Weekly statistical supplements. पहला ऑप्शन है the financial performance of banks, दूसरा ऑप्शन है the reserve positions of the country, तीसरा ऑप्शन है the lending patterns of bank, एंड चौथा है the capital requirement of bank. तो क्वेश्चन है, व्हाट डज आरबीआई डिस्क्लोज द मार्केट थ्रू इट्स वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट्स? आपको बता दें इसका आंसर है द रिजर्व पोजीशंस ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटिटी हैज ओवरसाइट अथॉरिटी ओवर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया? क्वेश्चन है कि विच एंटिटी हैज ओवरसाइट अथॉरिटी ओवर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया? पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरा यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड चौथा है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ रेगुलेशंस एंड सुपरविजन पेमेंट ऑफ एंड सेटलमेंट सिस्टम? क्वेश्चन है कि बोर्ड ऑफ रेगुलेशंस एंड सुपरविजन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, पहला ऑप्शन है कि टू डेवलप डाइवर्स पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा है कि टू ओवरसी द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तीसरा है कि टू प्रोवाइड सुपरविजन फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है कि टू प्रोवाइड रेगुलेशंस एंड सुपरविजन फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड रेगुलेशंस एंड सुपरविजन फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिटेल पेमेंट सिस्टम mentioned? What is the retail payment system mentioned? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जिसको NACH कहते हैं, या सिक्योरिटी सेटलमेंट सिस्टम, या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या ऑल ऑफ द अबव? क्वेश्चन यहां पर व्हाट आर द रिटेल पेमेंट सिस्टम मेंशन्ड? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा NACH, यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेशनल यूएसएसडी प्लेटफॉर्म? NUUP, नेशनल यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, पहला ऑप्शन है फैसिलिटेट इंटर बैंक अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर ऑफ फंड, दूसरा ऑप्शन है टू फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ पेमेंट, तीसरा है फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट, चौथा ऑप्शन है यहां पर फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग ऑफ बल्क पेमेंट। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेशनल यूएसएसडी प्लेटफॉर्म? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा फैसिलिटेट इंटर बैंक अकाउंट ट्रांसफर ऑफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट सेटअप बाय द रिजर्व बैंक इन 2009? पहला ऑप्शन है कि टू मॉनिटर इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा ऑप्शन है टू मॉनिटर द मैक्रो फाइनेंशियल सिस्टम, तीसरा है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ट्रबल्ड इंस्टीट्यूशंस, एंड चौथा है कि टू रेगुलेट द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट सेटअप बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 2009? इसका आंसर होगा टू मॉनिटर द मैक्रो फाइनेंशियल system. Next question, what is the purpose of developing a database of key variables? पहला ऑप्शन है to coordinate
with the supervisory wing the reserve bank, दूसरा है कि to develop a time series a core set of financial indicators, दूसरा तीसरा है to conduct system stress test to assess resilience, या फिर चौथा है कि to assess the impact of key variables on financial stability। बताइएगा आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेवलपिंग ए डेटाबेस ऑफ की वेरिएबल्स। आपको बता दें इसका आंसर होगा टू एसेस द इंपैक्ट ऑफ की वेरिएबल्स ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ ऑफन ए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक, रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक। पहला ऑप्शन है एनुअली, दूसरा ऑप्शन है मंथली, तीसरा हाफ ईयरली एंड चौथा है क्वार्टरली। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि हाउ ऑफन ए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैसे होगा हाफ ईयरली। वहीं पर अगर मॉनेटरी पॉलिसी होता तो हर 2 महीनों पर, यानी कि बाय मंथली हो जाता वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हम लोग एफएसडीसी बोलते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है टू प्रोवाइड हाई लेवल फोकस ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दूसरा है टू डेवलप ए डेटाबेस ऑफ की वेरिएबल्स, तीसरा है कि टू कंडक्ट मैक्रो प्रूडेंशियल सर्विलांस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एंड चौथा है कि टू एसेस क्रेडिट रिस्क, टू एसेस क्रेडिट रिस्क। क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसका आंसर होगा टू प्रोवाइड ए हाई लेवल फोकस ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द सब कमिटी ऑफ द एफएसडीसी। पहला ऑप्शन है द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक, दूसरा है द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, तीसरा है द चेयरपर्सन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट एंड चौथा है द गवर्नर ऑफ द काउंसिल। तो क्वेश्चन है कि हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द सब कमिटी ऑफ द एफएसडीसी, इसका आंसर हो जाएगा द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल, यहां पर स्टेबिलिटी होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन एफएसडीसी। पहला ऑप्शन है टू एक्ट एज एन सेक्रेटेरिएट ऑफ द सब कमिटी, दूसरा है टू कंडक्ट सिस्टमैटिक स्ट्रेस टेस्ट, या तीसरा है कि टू कोऑर्डिनेट विद द सुपरवाइजरी विंग्स ऑफ द रिजर्व बैंक, चौथा है कि टू पब्लिश पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन एफएसडीसी, इसका आंसर हो जाएगा टू एक्ट एज द सेक्रेटेरिएट फॉर द सब कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइम सीरीज फाइनेंशियल इंडिकेटर, टाइम सीरीज फाइनेंशियल इंडिकेटर। पहला ऑप्शन है कि टू एक्सेस द impact of key variables on the financial stability, दूसरा है कि to develop a database of key variables, तीसरा है कि to coordinate with the supervisory wings of the reserve bank, चौथा है to develop models for assessing financial stability। इसका आंसर होगा to develop model assesses financial stability। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि who govern the operational aspect of UCB, यानी कि यूसीबी कहने का मतलब है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। पहला ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तीसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चौथा है यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे फंडिंग की बात करें तो फंडिंग में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट आ जाता है, लेकिन रेगुलेशंस आरबीआई के पास ही होता है, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायर्ड फॉर टायर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेटिंग ए सिंगल डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ और 10 करोड़। इसका आंसर है 2 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम CRAR रिक्वायरमेंट। CRAR याद होगा हम बताए थे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का दूसरा नाम है
कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द मिनिमम CRAR रिक्वायरमेंट फॉर टायर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स? 9%, 10%, 11% और 12%? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑल टायर्स रिक्वायर्ड टू असाइन रिस्क weights on housing loans according to the revised regulatory framework for urban cooperative banks based on credit rating agency, based on loan amount, based on loan to value ratio alone, या फिर based on income of the borrowers? इसका आंसर हो जाएगा based on loan to value ratio alone। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was the reason of for setting up the securities and the exchange board of India, जिसको सेबी कहते हैं? पहला ऑप्शन है to increase the volume of business in the primary and secondary segment of the Indian capital market। दूसरा ऑप्शन है to regulate every aspects of the securities market backed by the statute, या फिर तीसरा है to protect the interest of the investors in securities, and चौथा है to ensure the smooth functioning of the Ministry of Finance। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा to protect the interest investors in securities। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which act provides the establishment of the Securities Exchange Board of India? ये तो आप जानते ही हैं, सेबी बना था कब? तो 1988 में, लेकिन इसका जो एक्ट पारित हुआ है वो कौन सा? तो सेबी एक्ट 1992। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सेबी एक्ट 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organizations carried on the sum of the control functions prior to the formations of SEBI? पहला ऑप्शन है द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द कंपनी लॉ बोर्ड, दूसरा है द कंट्रोलर ऑफ द कैपिटल इश्यू एंड द सिक्योरिटीज एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तीसरा है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड द कंपनी लॉ बोर्ड, एंड चौथा है द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यू एंड द कंपनी लॉ बोर्ड्स। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यू एंड कंपनी लॉ बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पावर ऑफ सेबी विद रिस्पेक्ट टू मार्केट इंटरमीडियरीज? पहला ऑप्शन है कि टू इन्वेस्ट इन मार्केट इंटरमीडियरीज, दूसरा ऑप्शन है टू रजिस्टर एंड रेगुलेट मार्केट इंटरमीडियरीज, तीसरा ऑप्शन है टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट इंटरमीडियरीज, चौथा है टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मार्केट इंटरमीडियरीज। इसके पीछे कारण है टू रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट मार्केट इंटरमीडियरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मार्केट इंटरमीडियरी डज सेबी रेगुलेट इन द प्राइमरी मार्केट? पहला ऑप्शन है ब्रोकर एंड सब ब्रोकर, दूसरा है स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तीसरा है मर्चेंट बैंकर्स एंड अंडरराइटर्स, चौथा है यहाँ पर कस्टोडियन एंड डिपॉजिटरीज। कस्टोडियन एंड डिपॉजिटरीज, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच मार्केट इंटरमीडियरीज डज सेबी रेगुलेट इन द प्राइमरी मार्केट? सेबी रेगुलेट इन द प्राइमरी मार्केट, इसका आंसर हो जाएगा मर्चेंट बैंकर्स and underwriters। next question है, which intermediaries does SEBI regulate the secondary market? Registered to an issue of share transfer agent, या mutual funds and venture capital fund, या bankers to an issue and custodian, या stock exchange and foreign institutional investors, stock exchange and foreign institutional investors, जिसको हम लोग FII कहते हैं। ठीक है, next question है, what power of the SEBI have with respect to adjudications of offense? पहला ऑप्शन है कि इफ कैन कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स, दूसरा ऑप्शन है इट कैन रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट मार्केट इंटरमीडियरीज, तीसरा ऑप्शन है इट कैन इन्वेस्ट इन मार्केट इंटरमीडियरी, चौथा ऑप्शन है इट कैन एडजुकेटेड ऑफेंस अंडर द सेबी एक्ट 1992। यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स कमोडिटी मार्केट, दूसरा है टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड रेगुलेट द रियल एस्टेट मार्केट, तीसरा ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज एंड द प्रमोट एंड डेवलपमेंट ऑफ द रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, चौथा ऑप्शन है टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स एंड मार्केट इंटरमीडियरीज। इसका आंसर होगा टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज एंड प्रमोट द डेवलपमेंट
and to regulate the securities market. देख नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following intermediaries does SEBI not regulate? Does SEBI not regulate? पहला ऑप्शन है यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर्स, दूसरा है सब ब्रोकर, तीसरा है बैंक्स एंड चौथा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. तो क्वेश्चन यहां पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडियरीज डज सेबी नॉट रेगुलेट. बैंक का रेगुलेटर नहीं है सेबी, बैंक का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई, तो पता ही आपको. ये चीजें ध्यान रखिएगा. क्रेडिट रेटिंग जितनी भी एजेंसियां हैं, इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का भी रेगुलेटर है सेबी. क्रेडिट रेटिंग में क्या सब आ जाता है? क्रिसिल है, सिविल है, इकरा है, मूडीज है, स्टैंडर्ड पुअर है, फिच है. इस सब का रेगुलेटर सेबी है, बस बैंक का रेगुलेटर नहीं है. बैंक का रेगुलेटर आरबीआई, इंश्योरेंस में आईआरडीए है, जानते ही आप. तो आज जो आपका चैप्टर है वो है मॉड्यूल सी. मॉड्यूल सी, पेपर 1, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड यूनिट 27. चैप्टर का नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेटर्स एंड देयर रोल्स. मीरा बेस्ट, बहुत बढ़िया, 108 का सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये मैंने एक मैराथन सेशन लाया था, इसके बाद जो 9 बजे वाली सेशन है वो 9:15 पे है ही आज, ठीक है. 9:15 पर जरूर लाइव आइएगा आप सभी. तो ये एक मैराथन सेशन था कि 100-150 क्वेश्चंस का रिवीजन होना चाहिए. तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट 1956. पहला ऑप्शन है स्टैट्यूट व्हिच गिव्स सेबी द रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज मार्केट बुकिंग. दूसरा है कि स्टैट्यूट व्हिच प्रोहिबिट्स ऑल ट्रेड इन सिक्योरिटीज. तीसरा है स्टैट्यूट व्हिच गिव्स बैंक्स द पावर टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट. एंड चौथा है टू स्टैट्यूट which requires companies to register with SEBI before issuing securities. इसका आंसर हो जाएगा statute which gives SEBI the regulates the securities market booking. Next question है, what is the purpose of SEBI levying fee or other charges? पहला ऑप्शन है कि to generate revenue for the government. दूसरा ऑप्शन है to discourage company from getting listed on stock exchange. तीसरा है to carry out the purposes of SEBI एंड चौथा है यहाँ पर टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स. टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स. इसका आंसर हो जाएगा टू कैरी आउट द पर्पसेस ऑफ सेबी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस में सेबी अंडरटेक इंस्पेक्शंस ऑफ एनी बुक, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड ऑफ लिस्टेड पब्लिक कंपनीज एंड पब्लिक कंपनी दैट इंटेंड्स टू गेट इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड और एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. पहला ऑप्शन है कि इफ द कंपनी इज इंगेज्ड इन इनसाइडर ट्रेडिंग. दूसरा है इफ द कंपनी इज इंगेज्ड इन फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. तीसरा है कि इफ द कंपनी इज ए सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनीज. एंड चौथा है कि इफ ए कंपनी हैज बीन ब्लैक लिस्टेड बाय सेबी. ब्लैक लिस्टेड बाय सेबी. इसका आंसर हो जाएगा इफ द कंपनी इज इंगेज्ड इन इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करें तो ये इंडिया में इलीगल माना गया है, यानी कि एक डेट समाप्त होने के बाद आप अपने जान पहचान वाले या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा साइड से शेयर बेचा जाता है, जो कि बिल्कुल इलीगल है इंडिया में इनसाइडर ट्रेडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द बोर्ड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर 1908. पहला ऑप्शन है टू सस्पेंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. दूसरा है टू इंस्पेक्ट एनी बुक्स, रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी पर्सन्स एट एनी प्लेस, टू प्रोहिबिट फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू द सिक्योरिटीज मार्केट. चौथा है टू प्रमोट इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट. तो बता दें इसका आंसर हो जाएगा टू इंस्पेक्ट एनी बुक्स, रजिस्टर्ड एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी पर्सन एट एनी प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन can board take a restrain a persons from violating and provisions of the act or rules or regulations made thereunder. पहला ऑप्शन है सस्पेंड एनी ऑफिस बेयर
bearer of a stock exchange or self-regulatory organizations. दूसरा impound and retain the proceeds of proceeds or securities in respect of any transactions under investigation. तीसरा है attach one or more bank account of any intermediary or any person associated with the securities market. And चौथा all of the above. इसका आंसर हो जाएगा all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the organizational structure of IRDAI? और IRDAI का मतलब क्या है कि इंश्योरेंस का ये एक रेगुलेटर है. कौन? IRDAI, जिसका नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो IRDA is headed by a full-time chairman and board consisting of 5 part-time member appointed by the government. दूसरा IRDA is headed a full-time chairman and the board consisting of 4 full-time members and 5 part-time members appointed by the government. तीसरा है IRDA is headed by a part-time chairman and board consisting of 4 full-time members and 5 part-time members appointed by the government. And चौथा है कि IRDA is headed by a full-time chairman and a board consisting of 5 full-time members and 4 part-time members appointed by the government. इसका आंसर हो जाएगा IRDA is headed by full-time chairman and board consisting of 5 full-time members and 4 part-time members appointed by the government. Next question है how often are on-site inspections typically carried out by IRDA? Every 6 months, every 2 years, every 2 years, every year या every 5 years? इसका आंसर हो जाएगा every years. तो आज का सेशन में टोटल 115 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन था. यानी कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी डज द सुपरवाइजर रिव्यू ड्यूरिंग ऑन साइट इंस्पेक्शंस? पहला ऑप्शन है प्रीमियम, रेट चार्ज बाय इंश्योरेंस कंपनी. दूसरा है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी. तीसरा है कि इंटरनल कंट्रोल्स एंड चेक्स. एंड चौथा है मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी. इसका आंसर हो जाएगा इंटरनल कंट्रोल ऑफ द एंड चेक. तो आज जो है टोटल 116 यानी कि 116 क्वेश्चन का ये एक सेट था. एक छोटा सा एक मैराथन सेशन हम रखे थे. आपकी जो 9 बजे हम क्लास लेकर के आते हैं यूट्यूब की, वो क्लासेज आज 9:15 पे है. ठीक है, यानी कि यूट्यूब की दूसरी क्लासेज 9:15 पे. और आपको बता दें प्लस की क्लासेज रात के 10 बजे और आज 11:05 पर स्पेशल क्लास है. ठीक, तो इन तीनों सेशन को आप अटेंड करिएगा. अभी 3 आपकी और क्लास है 9:15 पे, दूसरी 10 बजे और तीसरी 11:05 पर. तो अभी तक जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. करना क्या है आपको, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है. मैंने गोल में जाना है, गोल सेलेक्ट करना है JAIIB. ठीक, और कोड यूज करिए RP के 10, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा. अगर आपको बता दें अभी कि अगर आप 30 अप्रैल से पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पर फ्लैट 25% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा. तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा. ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट, कोड है RP के 10, याद रखिएगा. फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट सेशन है हमारा 9:15.